गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। वो चैप्टर अपना खत्म हो गया था, एक टॉपिक उसमें बचा था। वो टॉपिक अपन इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। वो टॉपिक क्या था? मानव में लिंग निर्धारण। तो देखिए, सबसे पहले अपना पाठ का नाम है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए गुणसूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, और मानव किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो मानव क्या है? सजीवों की अगर अपन बात करते हैं तो सजीव क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं, ठीक है। तो अंग तंत्रों का समूह है सबसे विकसित प्राणी मानव। गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र क्या है? आनुवांशिकता का भौतिक आधार गुणसूत्र कहलाता है, जो स्वतः जनन करने में सक्षम होते हैं। यानी गुणसूत्र अपने जैसी दूसरी संरचना बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? तो आप लोगों को अब मालूम है, क्योंकि गुणसूत्रों का जो संगठन होता है वो क्या है? प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन करने की क्षमता होती है। तो गुणसूत्र जो है वो यूं कह सकते हैं अपन डीएनए के बने होते हैं, हालांकि प्रोटीन भी उनमें साथ में होता है। तो डीएनए के कारण उनमें क्या होता है? स्वतः द्विगुणन करने की क्षमता होती है, यानी वो अपनी जैसी दूसरी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम परिभाषित करना चाहें गुणसूत्र को तो किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं? आनुवांशिकता का भौतिक आधार जो स्वतः जनन करने में सक्षम होता है। एक धागे नुमा संरचना होती है जिन्हें आनुवांशिकता के वाहक या आनुवांशिकता के आधार भी कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न बनता है, गुणसूत्र की परिभाषा दीजिए। आनुवांशिकता का भौतिक आधार जो स्वतः जनन करने में सक्षम होता है, धागे नुमा संरचना होती है, इन्हें आनुवांशिकता का वाहक एवं आनुवांशिकता का आधार कहते हैं। सबसे पहले हाफ मिस्टर, आपको ये भी नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है हाफ मिस्टर ने 1948 में गुणसूत्र शब्द दिया था। सॉरी, 1848 में गुणसूत्र शब्द दिया था। और इन्होंने ट्रेडेंसकेंसिया, ये पादप का नाम है, ट्रेडेंसकेंसिया के पराग मात्र कोशिका में इन्हें देखा था। यानी पादपों में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। ट्रेडेंसकेंसिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखा था। और गुणसूत्रों को इन्होंने तो हाफ मिस्टर ने तो क्या किया था? सबसे पहले देखा था। और गुणसूत्रों को गुणसूत्र नाम जो है वो वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। सन याद रखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। 1888 में इन संरचनाओं को जो आनुवांशिकता के भौतिक आधार है उन्हें गुणसूत्र नाम दिया था। और सर्वप्रथम इनका वर्णन देखिए, देखा किसने? हाफ मिस्टर ने। नाम किसने दिया? हाफ मिस्टर ने देखा, वाल्डेयर ने नाम दिया, और उसके बाद में वर्णन किसने किया? तो वर्णन किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो तीन वैज्ञानिकों के नाम यहां अपने तीन एक नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। स्ट्रासबर्गर ने इनका वर्णन किया था। और 1909 में सट्टन एवं बावेरी ने कहा कि गुणसूत्रों के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, गुणसूत्रों के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है या ऐसे कण पाए जाते हैं जो जिनमें आनुवांशिकता के वाहक मौजूद होते हैं और जिन्हें आज हम जीन के नाम से जानते हैं। लेकिन सट्टन और बावेरी ने सबसे पहले यह बताया था कि गुणसूत्रों के ऊपर, जिन्हें हमने गुणसूत्र की संरचना अपने पीछे के पाठों में पढ़ी थी, तो वर्ण कणिकाएं जिसको कहते हैं क्रोमोमियर, ठीक है ना। तो यहां सट्टन एवं बावेरी की परिकल्पना इसको कहते हैं। अब अगर देखें अपन गुणसूत्रों के प्रकार, तो गुणसूत्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला वायरल गुणसूत्र, दूसरा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, और तीसरा जो अपन क्या है? अपन है यूकैरियोटिक जीव, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव। अब देखिए, सबसे पहले वायरल की अगर अपन बात करें तो वायरल में
गुणसूत्र जो है वो आइदर डीएनए नॉर आरएनए, यानी या तो वो डीएनए के बने हो सकते हैं या फिर आरएनए के बने हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए आइदर आरएनए, या तो डीएनए के हैं या फिर किसके हैं, आरएनए के हैं। और अधिकतर जो वायरस है उनमें आप लोग जानते हैं कि गुणसूत्र जो है या इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए, वो एक प्रोटीन के खोल में बंधा हुआ होता है। ये तो क्या हो गया इनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, और इसके चारों तरफ ये क्या है, कैप्सिड। ये अपन ने तीसरे पार्ट में पिछले साल पढ़ा था। तो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, वायरस में। तो वायरस में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को अपन क्या कह देंगे, वायरल गुणसूत्र, जो कि या तो डीएनए के बने होते हैं या फिर आरएनए के बने होते हैं। दोनों में से एक चीज होगी, आइदर डीएनए नॉर आरएनए, या डीएनए या आरएनए। दूसरा है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि लगभग एक ही गुणसूत्र, अपन ने बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत अपन ने देखा इस प्रकार से वर्तुलाकार एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और वो डीएनए का बना होता है। इसका आकार 25 से 100 म्यू तक होता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, 25 से 100 म्यू तक का इनका आकार होता है। किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले गुणसूत्र को अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और इसके अलावा भी बैक्टीरिया में और भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा था, ये इनको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, यानी वृत्ताकार जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में आप लोगों को पता है जो गुणसूत्र है वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। तो इन प्रोटीन, आरएनए और ज्यादातर मात्रा इसमें किसकी होती है, डीएनए की होती है। इनसे मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। और अगर अपन इनकी संख्या की बात करें तो 2 से लेके 1600 तक इनकी संख्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की बात करें तो इन्हें अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, एक ऑटोसोमल और एक एलोसोमल, या हम कह सकते हैं देहिक और लिंग। तो यहां ये अपन टॉपिक कर लेंगे। ठीक है ना, कौन सा, लिंग निर्धारण। यानी कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कायिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जो लिंग का निर्धारण नहीं करते वो सारे के सारे दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आप लोगों को पता है 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 पेयर तो क्या होते हैं, ऑटोसोमल, यानी 44 गुणसूत्र क्या है, ऑटोसोमल है। और एक गुणसूत्र का जोड़ा या 2 गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र है। आप लोग जानते हो नर के अंदर XY, मादा के अंदर XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए अपना जो टॉपिक था, कौन सा, लिंग निर्धारण। मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र। मादा के अंतर्गत XX और नर के अंतर्गत XY। अपन ने जो पिछला अध्याय पढ़ा था, सबसे पहले विसंयोजन का नियम, क्रॉस करने से पूर्व ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्रॉस करने से पूर्व दोनों अलग अलग हो गए। अब इसको अपन क्या कहेंगे, युग्मक। और मनुष्य के अंतर्गत आप लोग जानते हैं युग्मक कौन से होते हैं, मादा के अंतर्गत अंडाणु और नर के अंतर्गत शुक्राणु। और युग्मक की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। तो यहां गुणसूत्रों की संख्या यहां पूरी थी, लिंग गुणसूत्रों की बात करने पर। और साथ में अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो 22 पेयर। ठीक है, यहां क्या हो जाएंगे, 11 + x, 11 + x, 11 + x, 11 + y। ठीक है, अपन यहां केवल लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगली पीढ़ी में क्या बना,
एक्स 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 वाई, या फिर एक्स एक्स और एक्स वाई। तो जिसमें भी वाई क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में जाता है वो आप लोगों को पता है क्या होगा, नर होगा। ठीक है, और जिसमें भी नर से, यानी यहां लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, अपना समझने का इस टॉपिक को मतलब इतना ही है कि अगर नर से अगली पीढ़ी में एक्स गुणसूत्र जाता है तो किसका निर्माण होगा, मादा का। और अगर नर से अगली पीढ़ी में वाई गुणसूत्र जाता है तो किसका निर्माण होगा, नर का। अर्थात लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है वो कौन करता है, नर करता है। यानी नर से अगर एक्स गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाता है तो मादा का निर्माण होगा, और अगली पीढ़ी में नर से वाई क्रोमोसोम जाता है तो किसका निर्माण होगा, नर का निर्माण होगा। अर्थात मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो अपने पिछले पाठ से आया है, और यहाँ चूंकि पहले अपन ने गुणसूत्र पढ़ा उसके बाद के अंदर लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने पिछले पाठ में नहीं करवाया था। उसके बाद में देखिए आता है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, तो इन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, एक आप लोग जानते हो 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, तो एक को क्या कह देंगे अपन, दैहिक विकृति, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिंग विकृति। लिंग गुणसूत्र में विकृति आने के कारण उनको लिंग विकृति कह देंगे, और दैहिक गुणसूत्रों के कारण विकृति आने पर उसे दैहिक विकृति कह देंगे। ठीक है, दैहिक विकृति में अपने पास 3 उदाहरण है। पहला है मंगोलिज्म। पहला क्या है, मंगोलिज्म। देखिए 2 प्रकार की विकृतियां अपने पास, एक दैहिक विकृति और एक लिंग विकृति। अर्थात दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन और लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन। सबसे पहला है दैहिक विकृति में मंगोलिज्म, इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी। क्या होता है, 47 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं मनुष्य में, 46, 46। यहाँ 46 के स्थान पे क्या हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम। 21वें गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब 40 वर्ष की अधिक स्त्रियां मां बनती है। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र के पश्चात जब एक नए बच्चे को वो जन्म देती है तब ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा बच्चा पैदा होने पर उसके लक्षण क्या होंगे, उसका कपाल जो है वो चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, चपटा मुंह होगा, और मुंह जो है वो हमेशा खुला हुआ रहेगा। और ऐसे बच्चे मंद बुद्धि होते हैं और अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। मंगोलिज्म या इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले इसका रोगी मंगोलिया में पाया गया था, इसके कारण इसको मंगोलिज्म, लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47। अब मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का निर्माण हुआ था। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का निर्माण होता है। अब देखिए क्राइडुचैट, क्राइडुचैट क्या है कि 45वां गुणसूत्र होता है, सॉरी इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 45 रह जाते हैं। यहाँ पे तो अतिरिक्त प्रति बन रही थी 47, यहाँ कितने रह गए, 46 होते हैं, तो 45 रह गए। 45 कैसे रहे कि 5वें गुणसूत्र के कुछ भाग का यहाँ क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, या 5वां गुणसूत्र टूट जाता है, और इस रोग को कहते हैं क्राइडुचैट। अर्थात बच्चा जब रोता है तो बिल्ली के बोलने के जैसी आवाज आती है, इसको क्राइडुचैट कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है 45। 5वें गुणसूत्र के अंतर्गत क्या होता है, विलोपन होता है। मंगोलिज्म में 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति, एडवर्ड में 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति, क्राइडुचैट में 5वें गुणसूत्र के अंतर्गत विलोपन। उसके बाद में लिंग विकृति देखिए 4 प्रकार की, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र की अधिकता और पुरुषों में वाई गुणसूत्र की अधिकता। टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत यह रोग जो है वो महिलाओं में होता है, और उनके अंतर्गत क्या होता है, अपन जानते हैं लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होता है। तो यहाँ एक एक्स गुणसूत्र की न्यूनता हो जाती है
लिंग गुणसूत्र जो है X0 रह जाते हैं। देखिए ये जो जितने भी रोग है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर या स्त्रियों में X गुणसूत्र की अधिकता और पुरुषों में Y गुणसूत्र की अधिकता, ऐसे सारे रोगी जनन क्षम नहीं होते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं, इनका शरीर अत्यधिक विकसित हो जाता है। ठीक है, ये सारों के लक्षण सेम ही है, लेकिन किस में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाती है। ठीक है, XXY ये नर के अंतर्गत होता है। 46 के स्थान पे गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए, या 48 हो सकते हैं, या 49 हो सकते हैं। इस प्रकार से एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार के रोगी भी क्या होंगे, बंधे होंगे, अर्थात आगे जनन करने में सक्षम नहीं होंगे। और X गुणसूत्र एक होता है नर के अंदर और मादा के अंदर 2 होते हैं। तो दूसरा जो X गुणसूत्र होता है, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको कहते हैं अपन बार बॉडी। ठीक है, एक गुणसूत्र है तब तक ठीक है, और एक अतिरिक्त X गुणसूत्र का मतलब वो बार बॉडी है, यानी महिलाओं के अंदर एक बार बॉडी पाई जाती है, पुरुषों के अंतर्गत नहीं पाई जाती। ठीक है, सामान्य अवस्था में महिलाओं में एक बार बॉडी उपस्थित है, पुरुषों में अनुपस्थित है। रोगग्रस्त हो गए तो क्या हो सकता है कि एक बार बॉडी उपस्थित हो सकती है। स्त्रियों में X गुणसूत्र की अधिकता मतलब 2 X गुणसूत्र हो सकते हैं, 3 भी हो गए, 4 हो गए या 5 हो गए। जितने ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्त्रियां बेडोल, महाकाय आकार की और बंधे प्रकार की। इसी प्रकार पुरुषों में अगर Y गुणसूत्र XY, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इसके बाद में एक Y और हो गया, या एक Y और हो गया, या एक Y और हो गया, कितने भी Y गुणसूत्रों की अधिकता हो सकती है। तो ऐसे पुरुष भी महाकाय हो जाते हैं और वो भी सारे के सारे क्या होंगे, बंधे प्रकार के होंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। ये मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां अपन ने पढ़ी। धन्यवाद।